लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के मतदान के लिए बस 3 दिन बाकी है। ऐसे में प्रचार का पारा पूरे शबाब पर है। हर पार्टी के दिग्गज प्रचार के रण में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार में धुआंधार प्रचार के लिए पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ओवैसी ने पीएम मोदी और अपने तमाम विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सियासी हमला किया। उन्होंने मुसलमान मंगलसूत्र वाले बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसी एक समुदाय पर ऐसे बयान पीएम ना दे, देश को कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव पर तेजस्वी ने बयान को गलत बताया। तेजस्वी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी ने विचारधारा से समझौता कर लिया है। ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मुस्लिम बहुल सीमांचल के 3 जिलों में वोटिंग होनी है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। किशनगंज में ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ खुद ओवैसी साहब हैं, यहाँ किशनगंज में कैंप किए हुए हैं। सर, आप दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अख्तरुल इमान साहब आपके पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या माहौल सर यहाँ पे आपको लग रहा है और किन मुद्दों पे आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ किशनगंज में? देखिए, 2015 से हम लोग बिहार में सीमांचल की सरजमीन से हमने अपने बिहार में सियासी सफ़र का आगाज़ किया और हम उस वक्त भी इस बात को ये कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है, क्योंकि ये ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे एक बैकवर्ड पसमानदा इलाका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। 2015 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम इलेक्शन लड़े तो करीब 3 लाख के करीब वोट अख्तरुल इमान साहब को मिले। फिर हमारे 5 विधायक जीत कर आए। बदकिस्मती से इन लोगों को तोड़ दिया गया राजद और कांग्रेस तरफ से। तो अख्तरुल इमान साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है अब तक बहैसियत एक विधायक के, बहैसियत एक नेता के, वो किशनगंज की जनता पूरी तरह वाकिफ़ है, जानती है और वो एक चाह रही है कि यहाँ पर एक बदलाव लाया जाए, एक नया सांसद चुनकर, ताकि इस किशनगंज की जनता को यहाँ का विकास हो सके, इनकी बात पार्लियामेंट में उठे और यहाँ पर जो तकालीफ हैं, चाहे पलायन हो या फिर सैलाब में लोग 2-2, 3-3 महीने हर साल मुतासर रहते हैं, और किसानों का मसला है, यहाँ पर शिक्षा का मसला है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार किशनगंज की जनता इंशाअल्लाह अख्तरुल इमान साहब को अपना सांसद बनाकर भिजाएगी। सर, पहले आपके पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि आप लोग 13 सीटों पर बिहार में लड़ेंगे, तो क्या अभी भी 13 पे लड़ने का प्लान है या इसमें कुछ बदलाव हुआ? और दूसरी तरफ महागठबंधन में घबराहट है, उनको लग रहा है कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी और एनडीए को लाभ हो जाएगा। देखिए, सच्चाई ये है कि अख्तरुल इमान साहब ने अपने लेवल पर बहुत कोशिश की इन लोगों से बातचीत करके अलायंस करने की। तो ये लोग अहंकार का शिकार हैं और बातचीत तो करना छोड़िए, वो लोग तो सुनने भी तैयार नहीं हैं। तो हम तो अभी यहाँ किशनगंज में लड़ रहे हैं और बाद वाले फेजेस के बारे में हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी, फिर हम भी उसमें देखेंगे क्या हमको करना है। जहाँ तक ये बात जो बार बार होती है, मजलिस खड़ेगी तो सेंध मारेगी, अरे भाई लोकतंत्र है, जमहूरियत है, कोई भी खड़े हो सकता है। हमारे खिलाफ भी तो कैंडिडेट खड़ा किया गया है, हम तो इस तरह नहीं पुकार रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। पहले हमारा 26 का इलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद हम लोग सब बैठ के बात करेंगे। सर, पीएम मोदी यहाँ पर आए थे पूर्णिया में रैली करने के लिए, वहाँ से जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। तो पीएम ने सीमांचल को लेकर कहा कि ये एक संवेदनशील इलाका है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने यहाँ अवैध घुसपैठ कराकर यहाँ की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। देखिए, बीजेपी हमेशा सीमांचल के इलाके में के लोगों को और ख़ास तौर से यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं उनको घुसपैठी कहती है। इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ जुमला को हो ही नहीं सकता। जब अंग्रेज़ों के ज़माने में तो एक काला पानी की सज़ाएँ दी जाती थी। बांग्लादेश से जो लोग आए यहाँ पर, वो कौन लोग थे? उनके आज आप जाकर देखिए, आज भी उनकी आबादी है। तो ये तो यहाँ से बांग्लादेश
नहीं गए, ना आते हैं, ये तो भारत के नागरिक हैं। तो सिर्फ इसलिए कि एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, प्रधानमंत्री अपनी ज़बान से इस तरह की बात करते हैं। अफसोस होता है कि 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल से आप क्या सो रहे थे? बीएसएफ आपके पास, एसएसबी आपके पास, इंटेलिजेंस आपके पास, आप कितनों को रोका, कितनों को आपने गिरफ्तार किया, बताइए। तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये देश को कमज़ोर करने की बातें करते रहते हैं। सर, राजस्थान में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनके बीच बांट सकती है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय ये कहा गया था कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। सो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ये भी कह रहा है कि जो माँ हैं, बहन हैं, उनके जो सोने हैं उसका हम हिसाब करेंगे, जानकारी लेंगे, फिर उसको बांट देंगे। सो ये अर्बन नक्सल वाली सोच है। सो ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री को किसी पार्टी के खिलाफ बोलने का पूरा इख्तियार है। प्रधानमंत्री को ये इख्तियार नहीं है कि वो भारत के 14% मुस्लिम माइनॉरिटी को, जिसकी आबादी 17 से 18 करोड़ के दरमियान में है, उनके बारे में अनाप शनाप आप बक दें। आप लड़िए तो किसी और पार्टी से, हमको भी एतराज़ नहीं है, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं ना, आप तो सब हर समुदाय के प्रधानमंत्री हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं? क्या प्रूफ है आपके ने, बताइए। जितना गवर्नमेंट का डेटा है, मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट गिरा है, पॉपुलेशन ग्रोथ गिरा है, और एक टाइम आएगा कि जब स्टेबलाइज हो जाएगा मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन। पहले हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, उसके बाद एक 30-40 साल का मुसलमान पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, और हमेशा 78-79% में हिंदू रहेंगे और मुसलमान का मैक्सिमम पीक होगा 18% तक जाएंगे। ये प्रधानमंत्री डर क्यों दिलाते हैं मुसलमानों का हमारे हिंदू भाई बहनों में? और प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं घुसपैठी। कौन घुसपैठी है, बताइए? दौलत किसकी लेके दी जाएगी मुसलमानों को? आपने तो मुस्लिम माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक कम कर दिया। आप ही के आप प्रधानमंत्री हैं, आपके गवर्नमेंट का डेटा है 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन से गायब है। इस तरह की बातचीत प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ना, वो देश को कमज़ोर कर रहे हैं। अच्छा, कल अगर दक्षिण भारत के प्रदेश उठ जाएंगे और कहेंगे कि हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, दौलत भी हम ज़्यादा दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सचेकर को, हमारे पास पार्लियामेंट सीटें कम है, क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? आप एक चुनाव को जीतने के लिए पहले तो आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की बकवास करें। दूसरा, आप देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तीसरा, आप उन प्रदेशों को क्या मैसेज दे रहे हैं? वही आपका लेके शुरू हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? सर, उधर सीमांचल का ही एक मुद्दा है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को उन्होंने कांग्रेस में विलय किया, लेकिन महागठबंधन में यह सीट आरजेडी को चली गई। जेडीयू से वहां पर लड़ रहे हैं संतोष कुशवाहा, त्रिकोणीय मुकाबला है, पप्पू निर्दलीय लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल एक जनसभा में कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुन सकते हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए, तीसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं। मतलब शायद चाहते हैं कि पप्पू यादव को कोई वोट न दे। रिकॉर्ड कहा उन्होंने अपने भाषण में कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो एनडीए को चुन लीजिए, तीसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं। अब सवाल उठ रहा है, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि पप्पू को वोट मत दीजिए? अब आप देख लीजिए, ये इनका कमिटमेंट है सेकुलरिज्म के बारे में, ये इनका कमिटमेंट है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री से रोकने के लिए। यानी आपको जो बात पसंद नहीं है आप बोल देंगे। तो भाई आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को? किस लिए आप उस इंडिया अलायंस में है? फिर आप लोग तो हमको गाली देते हैं, मगर आप ही कह रहे हैं, अगर अपनी जबान से उन्होंने कहा है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। फिर आइडियोलॉजी पर आपका तो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। यानी आपकी ईगो को जहां पर तकलीफ होगी आप कुछ भी कर जाएंगे, इसका मतलब भाई पप्पू यादव का सवाल नहीं है ना भाई, आप तो एक अलायंस का हिस्सा है, कम से कम उसका तो ख्याल रखिए। मगर अच्छा है, अच्छा क्या उन्होंने बोल दिया और बता दिया कि आइडियोलॉजी पर कि उनका कितना कमिटमेंट है या नहीं है, और को नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे प्रधानमंत्री बनने से। तो ये तो उनकी दिल की बात जुबान पे आ ही गई। एक आखिरी सवाल सर, वाराणसी में आप रैली करने वाले हैं, वहां पर आप अपना दल के की जो अध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल, उनके साथ आप पीडीएम न्याय मोर्चा बनाए हैं, तो बनारस में रैली होनी है, पीएम का वो क्षेत्र है, तो क्या कोई बड़ा छाप
पीडीएम मोर्चा वहां छोड़ पाएगी? नहीं, हम तो उनसे अलायंस किए हैं और जहां कहीं भी इलेक्शन लड़ेंगे हम भी जाकर उनके लिए मदद करेंगे, उनके लिए कैंपेन करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो जब हमारी मीटिंग होगी तभी आपको हम बता पाएंगे कि कहाँ लड़ेंगे कहाँ नहीं लड़ेंगे, मगर वो तय करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए ओवैसी साहब। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, किशनगंज।